कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये सारे चीज लिखवा दिया गया था पिछले क्लास में। यस सर। आई थिंक आपका डेफिनेशंस हो गया है और साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे दिया गया देख लिए हैं। तो बात हो रही है तो डिस्कशन की कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे, थोड़ा और डिस्कस करना बाकी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे हैं? तो इसे सीधे सीधे समझिए इतना ही कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ जो भी सोसाइटी में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वो मेनली अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो तरह के कैटेगरी में आते हैं। एक आते हैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग पर्पज से काम कर रहा है और दूसरा काम करता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज किया जाए तो दो कैटेगरी में आ जाएंगे। एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा और एक हो जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाएगा? तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है वो सारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है जनरली। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन खासकर कि जो प्रॉफिट उनका मेन मकसद जो है यानी मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट अर्न करना है, वो सारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे। हिस्ट्री में आप लोग पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सारी चीज पढ़े थे। तो अब ये डिसाइड कीजिए कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न उनका मेन मकसद है, अगर उनका प्रॉफिट मेकिंग अगर उनका मेन ऑब्जेक्टिव है तो वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे। एंड एक्सेप्ट दीज, इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए वो सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स इनका मेन मकसद, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के को सर्व करना होता है। अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए जनरली क्रिएट किया जाता है। लोगों की भलाई मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह उन्हें इनकम नहीं होता है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते, लेकिन उसको एज ए प्रॉफिट ट्रीट नहीं किया जाए क्योंकि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। समटाइम वो लॉस में भी लोगों की सेवा करते हैं, तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लोगों की सेवा करना है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैसा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, क्वेश्चन ये होता है। तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका हो जाएगा जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ये आपकी फीस से नहीं चलता। गवर्नमेंट ग्रांट देती है, लोग डोनेशन देते हैं, तब वो चल के चलता है, क्योंकि आपसे फीस कितना लिया जाता है? हार्डली 200, 500, 1000, 2000, 5000, इससे ज्यादा लिया जाता है। जबकि आप एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की सैलरी 1.5 लाख 1 लाख से कम नहीं है। क्लर्क की सैलरी 1 लाख होगी लगभग, टीचर का बोल रही है।
तो अब इस ग्राउंड पे कह सकते हैं कि वो आपकी फीस से चल रहा है? नहीं कह सकते। आपके सोसाइटी में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आपका आ जाएगा चर्च, मॉस्क्यू मस्जिद, टेम्पल्स मंदिर। अब जैसे महावीर मंदिर न्यास समिति है, तो महावीर मंदिर न्यास समिति जो हमारे यहाँ पटना महावीर मंदिर का है, इनका समिति का नाम है महावीर मंदिर न्यास समिति। तो इनके यहाँ आप जाते हैं, पूजा करते हैं, दान पात्र में कुछ न कुछ अमाउंट डालते हैं, या पूजा करवाते हैं तो रसीद कटवाते हैं। इस तरह से उनको इनकम होता है। बहुत लोग डोनेशन देते हैं। तो इन सारी चीजों से जो इनकम होता है, तो उस इनकम को वो यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज क्या करते हैं? आप सुन रहे होंगे महावीर कैंसर संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य बच्चों का हॉस्पिटल, महावीर नेत्रालय आंख का अस्पताल, महावीर कैंसर संस्थान जो फुलवारी शरीफ में है। ये सब उनके जो कलेक्शन होता है, उन कलेक्शन से ये सब उनमें इनका कंट्रीब्यूशन होता है। गुरुद्वारा में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये लोग क्या है, धर्म को बढ़ावा देने के लिए स्थापित है। इनका प्रोपेगेंडा ये नहीं ना है कि प्रॉफिट अर्न करना है हमको। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखिए, क्लब्स, जितने तरह के क्लब्स हैं, जैसे पटना गोल्फ क्लब है, पटना क्लब है, बांकीपुर क्लब है, ये सारे क्लब जो है लोगों के रिक्रिएशन के लिए बनाए गए हैं। लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और रिक्रिएशन से क्या री एनर्जाइज होते हैं। स्वास्थ्य के लिए रिक्रिएशन बहुत जरूरी है। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन। बिना मनोरंजन के आप रहिएगा तो आपका दिमाग फेल कर जाएगा। इसलिए ये क्या इनका मेन मकसद ऐसा नहीं है कि ये लोग अर्न नहीं करते हैं। वहाँ मेंबरशिप चार्ज लगता है, वहाँ शादी विवाह हॉल ये सब की बुकिंग होती है, वहाँ से भी उनका इनकम होता है। बट वो प्रॉफिट के, उनका मेन पर्पस जो है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल तो लूट मार मचा हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कीजिएगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी वही केस है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या है, लोगों की सेवा के लिए आपसे 5 रुपया लिया जाता है रजिस्ट्रेशन फीस, और आफ्टर दैट सारा इलाज फ्री। और कहीं कहीं चार्जेस लिया भी जाता है तो माइनर चार्जेस लिया जाता है, रीजनेबल चार्जेस लिया जाता है, उचित। तो ये सारे चीजें, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल्स है। लाइब्रेरी, गेट पब्लिक लाइब्रेरी आपके गर्दनी बाग में है, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सिन्हा लाइब्रेरी, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्लियर है तो बात होती है कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन आप जान गए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो बात होती है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, लोगों के डोनेशंस होते हैं, गवर्नमेंट का ग्रांट होता है, लोगों का सब्सक्रिप्शन होता है। तो क्या है बाबू, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जनरली वॉलंटरली चलते हैं। वॉलंटरली का मतलब क्या होता है, इसमें ज्यादातर जो मेंबर होते हैं वो वॉलंटरली होते हैं, अपनी इच्छा से आप मेंबर बनते हैं, वहां अपनी इच्छा से वहां कंट्रीब्यूट करते हैं। आपसे थोड़े जबरदस्ती गन पॉइंट पे लिया जाता है, पैसा कंट्रीब्यूट कराया जाता है। तो ये पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है और हमारा मकसद ये रहता है कि हम कंट्रीब्यूट किए तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए।
तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो वहां के मेंबर के बीच में किसी तरह का बातें आ सकती है, क्योंकि मन तो किसी का भी गंदा हो सकता है। इसीलिए उनका भी प्रॉपर अकाउंटिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि क्या किया जा सके, जिस पर्पस के लिए पैसा का कलेक्शन हुआ है, जिस पर्पस के लिए रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ है, उसी पर्पस के लिए उसका यूटिलाइजेशन भी हो सके। और इसीलिए इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, वह वॉलंटरली ही वहीं के जो मेंबर होते हैं उसी मेंबर से ही सिलेक्शन होता है, यानी इलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन होता है। डेमोक्रेटिकली उसमें सारे पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं कि ये अध्यक्ष रहेंगे, ये उपाध्यक्ष रहेंगे, ये ट्रेजरर रहेंगे, ये कैशियर रहेंगे, ये बाकी अदर सचिव रहेंगे, सब उस मेंबर से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। और उस पैसा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन सब मेंबर की सहमति से होता है, सो दैट कि कहीं किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। तो अब बात होती है कि ये तो क्लियर है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, क्यों अकाउंटिंग जरूरी है, ये तो क्लियर है। अब अकाउंटिंग जरूरी है तो अकाउंटिंग के लिए क्या क्या बनाना जरूरी है, तो अकाउंटिंग के लिए बनाना जरूरी है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फर्स्ट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट। यानी मेनली इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 तरह का अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। एक आपका हो गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन होता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते किसे हैं? तो जैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं नॉर्मल, जो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक सब्सिडरी बुक बनाते थे जिसका नाम था कैश बुक। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक बुक प्रिपेयर करते थे, उसका नाम था कैश बुक। कैश बुक क्या करता था कि जो भी रिसीट और जो भी पेमेंट होता था उन सारे चीजों को वो क्या करता था, रिकॉर्ड करता, यानी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता था। सिमिलरली यहां पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसमें 2 साइड होगा, एक रिसीट और एक पेमेंट। कैश बुक में जिस तरह से डेबिट एंड क्रेडिट होता था, डेबिट साइड में सारा रिसीट रिकॉर्ड होता था और पेमेंट साइड में सारा क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट रिकॉर्ड होता था, उसी तरह से यहाँ पे डेबिट साइड में रिसीट रहेगा और क्रेडिट साइड में पेमेंट रहेगा। जितना भी रिसीट होगा वो सब आपका रिसीट साइड रिकॉर्ड होगा और जितने भी तरह का पेमेंट होगा कैश पेमेंट वो सारा पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगा। इससे यहां कोई मतलब नहीं है कि वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कैश पेमेंट किया गया है तो वो पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगा, चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो चाहे वो कैश पेमेंट हो, सॉरी कैपिटल पेमेंट हो। उसी तरह से रिसीट साइड रिकॉर्ड होगा, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो या कैपिटल रिसीट हो। और एक चीज और, इसमें एक चीज और रिकॉर्ड होता है कि आपका
पेमेंट अगर हुआ है अभी इस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पेमेंट हुआ है तो रिकॉर्ड होगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का पेमेंट है या करेंट ईयर का पेमेंट है या एडवांस ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर का पेमेंट है। उसी तरह से रिसीट साइड भी अगर रिसीट हुआ है तो रिकॉर्ड होगा, चाहे वो इस करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओवरऑल जो फॉर्मेट प्रिपेयर होगा वो इस तरह से होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिसीट पेमेंट सबसे पहले आपका लिखाएगा टू बैलेंस बीडी, जिसमें आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक टू रेवेन्यू रिसीट प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो। उसी तरह से टू कैपिटल रिसीट प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो। पेमेंट साइड में बाय रेवेन्यू पेमेंट प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, बाय कैपिटल पेमेंट प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो। और लास्ट में आपका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। नहीं है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लंबा वाला होगा, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रिसीट साइड है, एक पेमेंट साइड होगा। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, रेवेन्यू रिसीट हो चाहे कैपिटल रिसीट हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। उसी तरह से कैपिटल रिसीट प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो। सिमिलरली रेवेन्यू पेमेंट प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो। और कैपिटल पेमेंट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर और क्लोजिंग बैलेंस। इतने चीज आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्डेड रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब हम लोग देखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सा आइटम होता है, आइटम वाइज। ये तो ओवरऑल फॉर्मेट, यानी कि रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट करके करती है। अब रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या होता है, कैपिटल रिसीट में क्या क्या होता है, रेवेन्यू पेमेंट में क्या क्या होता है, कैपिटल पेमेंट में क्या क्या होता है, उन आइटम का हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो वो फॉर्मेट आप लोगों को लिखाया गया है, जिसमें सबसे पहला आपका शो कर रहा है कि ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, जिसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है। उसके बाद आपका शो कर रहा है डोनेशन। क्या शो कर रहा है? डोनेशन। बात होता है कि डोनेशन क्या है। तो डोनेशन का मतलब होता है दान। अब इसका ध्यान रखना है, जो चीज आपको जो चीजें कुछ चीजें हैं होगी, जो ट्रिक वगैरह होगा वो कहीं नोट कर लीजिएगा अपने शब्दों में हमसे, ठीक है। अब डोनेशन, तो डोनेशन का मतलब होता है दान। तो डोनेशन को बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पकड़ना होता है, ये पकड़ना जरूरी होता है, क्योंकि अगर रेवेन्यू रिसीट है या रेवेन्यू पेमेंट है तो ये दोनों जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके बाद जो एक अकाउंट खुलता है उसका नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये दोनों जो है वो कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अगर कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट हो गया तो वो जाता है बैलेंस शीट में। कहा जाता है? बैलेंस शीट। तो बात होती है कि डोनेशन पे हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि डोनेशन में हम ये जान सके कि वो कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, क्वेश्चन ये होता है। तो डोनेशन को अब ध्यान देना पड़ता है कि डोनेशन में अगर इंफॉर्मेशन दे दिया है कि इसको हम कैपिटल रिसीट मान के करेंगे, तब तो आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बता दिया है कि नहीं इसको आप बैलेंस शीट में ले जाइएगा, इसको कैपिटल रिसीट मान लीजिएगा, तो चुपचाप आप क्या कीजिएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ले जाइएगा। रिसीट है तो लायबिलिटी साइड, पेमेंट है तो एसेट साइड। रिसीट है तो लायबिलिटी साइड और पेमेंट है तो एसेट साइड। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन कह देगा कि भाई डोनेशन को कैपिटल मान के चलना है, कैपिटल रिसीट मान लेना है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया नीचे, तो सीधे आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ले जाइए, कोई दिक्कत। लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बोला, तब दिमाग लगाना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो उस केस में दिमाग लगाना पड़ता है। अब क्या दिमाग लगाना पड़ता है? तो दिमाग ये लगाना पड़ता है कि हम उसको कैपिटल रिसीट माने या रेवेन्यू रिसीट माने। और आपके मानने ना मानने से आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट मानिएगा तो इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाइएगा, और कैपिटल रिसीट मानिएगा तो बैलेंस शीट में ले जाइएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर का जो डेफिसिट या सरप्लस है वो तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए अब देखिएगा कि इसका अमाउंट के अकॉर्डिंग आप अपना दिमाग लगाइएगा कि डोनेशन का अमाउंट कैसा लग रहा है। कैसा लगने का सेंस क्या है? कि अगर डोनेशन का अमाउंट लग रहा है कि बाकी जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, बाकी एलिमेंट जितना दिया गया है, इनकम एक्सपेंस से दिया हुआ उससे ज्यादा लग रहा है, तो उसको कैपिटल रिसीट मान लीजिएगा। अब बाकी अमाउंट से बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है तो उसको रेवेन्यू मान लीजिएगा। क्लियर है ये चीज? अगर उसका अमाउंट, क्योंकि अब हम अमाउंट क्लियर नहीं कर सकते कि 2 लाख रहेगा तो इसको कैपिटल में, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा। आप जैसे महावीर मंदिर है, तो महावीर मंदिर है तो वहां तो भैया 2 लाख रुपए का तक कलेक्शन डेली का होता है, तो वहां डोनेशन कम से 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए करेगा तब ना, या डोनेशन के नाम पे कह देगा पहले से तब ना। अगर नहीं कहेगा, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू 2 लाख तक तो रेवेन्यू मान सकते हैं हम, क्योंकि 2 लाख का कलेक्शन डेली का होता है वहां। हाँ, लेकिन अब चितकोड़ा का हनुमान मंदिर में 2 लाख रुपए आ जाएगा तो वो रेवेन्यू कभी नहीं होगा, कैपिटल होगा।
समझ रहे बात को? तो इसीलिए अमाउंट क्लियर नहीं किया जा सकता है कि अमाउंट हाँ इतना रहेगा तो ऐसा मानिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। आप देखिएगा कि बाकी इंफॉर्मेशन कैसा दिया हुआ है। बाकी इंफॉर्मेशन से लगे कि ये कैपिटल एसेट के लगभग बराबर है, या कैपिटल रिसीट के बराबर है, कैपिटल के बराबर है, या उससे बड़ा लग रहा है, उससे ज्यादा यानी कि देखने में लग रहा है कि बड़ा अमाउंट है, तो सीधे उसको कैपिटल रिसीट मान लीजिएगा। और अगर उसका अमाउंट क्या हो, छोटा हो, कम हो, तो वो समझ जाइएगा वो रेवेन्यू रिसीट है। क्लियर है? हाँ, तो डोनेशन में क्लियर रखिएगा। डोनेशन सिर्फ, तो ये डोनेशन सिर्फ रहेगा तो समझ जाइएगा कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो वो उस केस में अमाउंट से आप क्लियर कीजिएगा कि वेदर ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। अगर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे दिया है कि नहीं इसको पूरा का पूरा कैपिटल रिसीट मानना है, अब कभी कभी इंफॉर्मेशन दे देगा ना कि आधा कैपिटल रिसीट मानिए और आधा रेवेन्यू मानिए, या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे देगा कि 70% कैपिटल मानिए, 30% रेवेन्यू मानिए, तो क्वेश्चन के अनुसार चलिएगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तब अपना दिमाग लगाना है। कोई दिक्कत? और अगर ये तो सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है ना, अगर लिख देता डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बुक, मैंने कि उसके साथ पर्पस लगा देता है कि डोनेशन किसके लिए। अब जैसे महावीर मंदिर में डोनेशन किया तो 1000 दान पात्र में चुपचाप डाल दिए, तुमने स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई किसके लिए डाल रहे हैं, तो वो मंदिर प्रशासन किसी भी तरह से उसका यूज कर सकता है, वो रेवेन्यू रिसीट भी मार के अपना कर सकता है और वो अलग अलग पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन तुम कह दोगे नहीं डोनेशन फॉर अयोध्या मंदिर या डोनेशन फॉर दिस बिल्डिंग, पर्पस आप डिफाइन कर दिए कि नहीं हम टाइल्स मार्बल लगाने के लिए हम डोनेशन दे रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा। और स्पेसिफिक डोनेशन ऑलवेज लायबिलिटी होता है, चाहे छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट। छोटा अमाउंट हो तो भी वो लायबिलिटी रहेगा और बड़ा अमाउंट हो तब भी लायबिलिटी रहेगा। तो डोनेशन क्लियर हुआ? डोनेशन में आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया इंफॉर्मेशन देखिए, इंफॉर्मेशन दिया है तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलिए। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तब फिर देखिए कि वो स्पेसिफिक है कि जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशन कुछ भी पर्पस नहीं दिया रहेगा, स्पेसिफिक डोनेशन पर्पस दे देगा कि हम बालू के लिए, ईंटा के लिए, बुक के लिए, फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग के लिए, मतलब कोई पर्पस आपको लगा देगा। तो जहां पर्पस लगा दिया तो समझ जाइएगा स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक डोनेशन ऑलवेज लायबिलिटी होता है, कभी इनकम नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ये चीज कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, फिर आप अपना दिमाग में रखिए या याद कर लीजिए। समझ गए बात को? कि डोनेशन अगर स्पेसिफिक रहेगा तो वो ऑलवेज लायबिलिटी होगा। डोनेशन जनरल डोनेशन रहेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो फिर अमाउंट के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत है डोनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम? हाँ नहीं। अगला लिगेसी, अगला जो टॉपिक है वो है लिगेसी। लिगेसी क्या होता है? वसीयत, वाई होता है कैपिटल, जब प्लूरल कीजिएगा तो लिगेसीज हो जाएगा, LEGACY होता है। तो लिगेसी मतलब होता है वसीयत। वसीयत समझते हैं? पूर्वज पूर्वज की प्रॉपर्टी की जो वसीयत लिखित फॉर्म में किसी को, किसी के नाम लिख देना को वसीयत कहते हैं। पूर्वजों का प्रॉपर्टी तो है ही है कि हाँ वसीयत, लेकिन तुम हायरार्कियल हो, एक में है कि लिख देता है लोग कि भाई अब मान लो आपके फादर लिख देंगे प्रॉपर्टी की नहीं मेरा तीनों बेटा निकम्मा हो गया है, इसका प्रॉपर्टी दे दिया जाए महावीर मंदिर को।
नहीं समझे? यस सर। तो महावीर मंदिर न्याय समिति क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी ले लेगा, उस लिखित बॉन्ड पेपर भरा जाएगा। बहुत कुछ होता है, जैसे आगे कोई नहीं है तो लिख देता है कि हाँ भाई मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मंदिर को चला जाए, ट्रस्ट को चला जाए। नहीं समझे? पहले भी डोनेट करके जा सकते हो। वो तो मरने के लिए स्पेशली मणिकर्णिका घाट जाते हैं बनारस, 30 दिन वेट करते हैं कि मरे। 30 दिन। ये 30 दिन के लिए रूम मिलता है। 30 दिन में मरे तो ठीक है, नहीं तो निकलिए। कोई ठीक है, मतलब कोई ट्रिप पे जाएगा तब हाँ अगर घूमने के लिए जाएगा क्या चीज? अगर घूमने के लिए जाएगा वहाँ पे रुक मांगे तब नहीं मिलता, देखने मूवी मरने के लिए मिलता है। 30 रहता है कि मर ही जाएगा 30 दिन में। इसीलिए तो 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन में नहीं मरे तो खाली कीजिए। तो लीगेसी क्लियर है? तो लीगेसी जो होता है ये कैपिटल रिसीट होता है। कौन सा रिसीट होता है? कैपिटल रिसीट। ये रेवेन्यू रिसीट नहीं होता है, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स बार बार होना। लीगेसी बार बार कोई थोड़ा करता है। समझ गए बात को? अगला है सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस का फर्नीचर बेच दिए, उससे पैसा आया, वो भी कैपिटल रिसीट है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचे, उससे पैसा आया, रिसीट हुआ, तो कैपिटल रिसीट है। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, जैसे मान लो पटना गोल्फ क्लब है, आप वहाँ मेंबरशिप, या पटना क्लब है, आप वहाँ पे मेंबरशिप लेते हैं, तो एक एनुअल मेंबरशिप होता है कि एनुअली आपको एनुअल देते जाना है और आप मेंबरशिप कंटिन्यू कीजिएगा। और एक होता है लाइफ मेंबरशिप फी, कि आप वन टाइम में आप पेमेंट कर दीजिए और आपका जीवन भर के लिए मेंबर हो गया। जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक आप उसके मेंबर कहलाएंगे। समझ गए बात को? तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? बार बार होगा नहीं ना, वन टाइम है, तो वन टाइम होगा तो क्या होगा? रिकरिंग नहीं ना है, तो कौन सा नेचर रिसीट हो गया? कैपिटल रिसीट। तो नेचर वाइज पकड़िए हर आइटम को, ये गलत पुट कीजिएगा आपका हेलो। उसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब जैसे गोल्फ क्लब है, क्लब वगैरह है, तो वहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है, टेनिस के लिए टेबल टेनिस है, लॉन है, बहुत तरह का गेम वहाँ जो भी होता है, तो उसका इक्विपमेंट एक समय के बाद बेच दिया जाता है। तो ये सब कैपिटल रिसीट है। अब बीसीसीआई बोर्ड है तो क्या करती है? जितना यूज बैट है सब बिकता है, नीलामी होता है। इससे शतक मारा गया था, फिर और ज्यादा नीलाम होता है, ज्यादा दाम में बिकता है। पता है कि नहीं? यस सर। क्या? एक्सपीरियंस का टेस्ट भी हाँ, ड्रेस च्युइंगम तक बिक जाता है। हाँ, सचिन का च्युइंगम भी बिक गया था। फिर है बाबू मेंबरशिप फी। तो मेंबरशिप फी क्या हो गया? तो ये आपका मान के चलता है कि एनुअली मेंबरशिप फी है, तो लाइफ मेंबरशिप में लाइफ लिख देता है। ठीक है, तो मेंबरशिप समझ आया था, ये समझ जाया जाता है कि वो एनुअली ही है। उसके बाद है आपका इंडोमेंट फंड रिसीट। इंडोमेंट फंड जनरली लाइफ टाइम नेचर का जो फंड होता है, वैसे फंड को इंडोमेंट फंड कहा जाता है। फिर है रिसीट ऑन स्पेशल फंड। अब स्पेसिफिक नेचर का भी फंड होता है। अब स्पेसिफिक नेचर का फंड को उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते।
जैसे टूर्नामेंट फंड, ये टूर्नामेंट फंड किसके लिए है? टूर्नामेंट कराने के लिए है। प्राइज फंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। तो इस तरह का स्पेसिफिक फंड होता है, ये स्पेसिफिक फंड ऑलवेज लायबिलिटी होता है, ठीक है। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी क्या होता है कि जब आप किसी ट्रस्ट में या किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप एंट्री लेते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस फी पे करना पड़ता है। तो एंट्रेंस फी जनरली देखना होता है कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन में वन टाइम है कि ईयर बाय ईयर है। जनरली ईयर बाय ईयर होता है। तो एंट्रेंस फी अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ईयर बाय ईयर मान के चलिएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम लेक्चर एंड कंसर्ट। अब जैसे मान लें आपका स्कूल है या कॉलेज है, अब वहां क्या हुआ कि हम किसी बाहर के टीचर को बुलाते हैं, कोई मोटिवेटर को बुलाते हैं, कोई टीचर को बुलाते हैं जो आपके स्किल को डेवलप कर सके, और आपके स्किल को डेवलप करने के लिए हम माइनर फी रख दिए कि नहीं इनका लेक्चर अटेंड करना है तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा, हम बाहर से टीचर को बुला रहे हैं। तो उससे उस लेक्चर से इनकम हुआ ना स्कूल को, समझ गए बात को। तो उस लेक्चर या कोई तरह का कंसर्ट करवाते हैं, कोई तरह का ऑर्गेनाइज कोई तरह का प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें फी रख दिया। जैसा क्लब है तो क्लब में देखिएगा कि डांडिया, मैक्सिमम क्लब में डांडिया होता ही है, डांडिया नहीं, अब मेंबरशिप चार्ज रख दिया जाता है कि 500-200 रुपया आपको पर हेड चार्ज रख दिया जाता है, देखे हैं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन का मतलब अभी तक आप जानते होंगे, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। अब चंदा कौन सा चंदा? तो सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा का चंदा नहीं। जब सब्सक्रिप्शन बोला जाता है बाबू, तो सब्सक्रिप्शन का मतलब ही होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पे आप रेगुलर अमाउंट पे कर रहे हैं, एक सर्टेन अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे रेगुलरली पे करिएगा, तभी सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। सब्सक्राइब वर्ड से सब्सक्रिप्शन बना। अच्छा, किसी चीज सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर पेमेंट करना होता है, जबकि सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा रेगुलर पेमेंट करना नहीं होता, फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है उसका। होता है फिक्स अमाउंट, जिसको जितना विश होता है वो उतना पे करता है, जिसको देना होता है देता है, जिसको नहीं देना होता नहीं देता। तो डोनेशन होता है, चंदा नहीं होता। बोलचाल की भाषा में हम लोग चंदा चंदा बोलते हैं, लेकिन रियल में वो डोनेशन होता है। डोनेशन का अमाउंट फिक्स नहीं होता, पर्सन टू पर्सन जिसको जितना विश है उतना दे सकता है। जनरल डोनेशन दे सकता है, स्पेसिफिक डोनेशन दे सकता है एज पर देयर विश। लेकिन सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सब्सक्राइब किए आप। जब सब्सक्राइब, जैसे आप कोई चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है, रेगुलर पेमेंट करना पड़ता है। आप कोई गाना सब्सक्राइब करते हैं तो क्या करता है, रेगुलर देना होता है, मंथली देते हैं नहीं। स्पॉटिफाई आप यूज करते हैं तो क्या कहता है कि इतना रुपए का प्रीमियम बढ़िए, रेगुलर गाना सुनिए मंथली पर मंथ, खर्चा देता है। या बहुत चीज में देता है। सब्सक्रिप्शन समझ रहे हो या नहीं, बस उतना समझ गए कि उसमें क्या होता है कि रेगुलर पेमेंट पे करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा चेहरा देख के कम लेता है, किसी और से ज्यादा लेता है, ऐसा होता है। इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल पे सबसे लिया जाता है। समझ गए बात को। आप स्कूल में फी जमा करते हैं तो इक्वल अमाउंट में सबको पे करते हैं, अलग अलग तो नहीं अमाउंट पे करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रेगुलर इंटरवल पे और इक्वल अमाउंट सब पे किया जाता है, जबकि डोनेशन में ऐसा नहीं है। तो चंदा, अब से ये मत यूज कीजिएगा कि चंदा का मतलब सरस्वती पूजा का चंदा होता है। चंदा वो डोनेशन होता है, समझ गए। बोलचाल में हम लोग चंदा यूज करते हैं, चंदा चंदा चंदा। ऐसा कोई दान का होगा तो कोई समझ में नहीं करेगा, चंदा बोलता है।
बोलचाल की भाषा में चलता है। चंदा का मतलब यहाँ पे जो आप मेंबरशिप लिए हैं तो उस मेंबरशिप का एक सर्टेन अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे रेगुलरली पे करना होता है, दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लिए तो स्कूल में आपको एक सर्टेन फी रेगुलरली पे करना पड़ता है, रेगुलर इंटरवल पे, चाहे आप क्वार्टरली पे करते हो, चाहे मंथली पे करते हो, चाहे ईयरली पेमेंट करते हो। समझ गए बात को? तो इसीलिए हमने इक्वल अमाउंट बोला, रेगुलर इंटरवल पे करते हैं। अब वो आपको क्या है ना, मजबूर आपको देना ही देना है। क्लियर है सब्सक्रिप्शन? तो सब्सक्रिप्शन जो होता है, चूंकि रेगुलर रेकरिंग नेचर का इनकम है, इसीलिए इसको रेवेन्यू रिसीट माना जाता है। कौन सा रिसीट माना जाता है? रेवेन्यू रिसीट। ये कैपिटल रिसीट नहीं होता। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन दे देता है क्वेश्चन तो वो अलग बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कुछ भी तो आप मान के चलिएगा कि ये रेवेन्यू रिसीट है। क्लियर है? फिर ध्यान दो, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाते समय पता चलेगा। तो उसके बाद फिर पूछना कि रेवेन्यू है कि कैपिटल, तो फिर बताएंगे। प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट। प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट का मतलब है कि आप किसी तरह का ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन करिए। आप स्कूल में ही एक्टिविटी होता है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी, उससे भी रिसीट होता है। एनुअल फंक्शन शो होगा तो फंक्शन में कोई तरह का फंक्शन हुआ तो फंक्शन का चार्ज रख दिए पर मेंबर। हाँ, स्पोर्ट्स इवेंट में कोई भी तरह का एंटरटेनमेंट। फिर है बाबू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर, पुराना अखबार। अब लाइब्रेरी है, उसको डेली अखबार आता है, फिर बेच दिया जाता है एक समय के बाद। स्कूल में है तो पुराना अखबार तो आता ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट में से जितने भी है सब जगह लगभग अखबार आता ही है, ताकि मेंबर पढ़ सके, करंट न्यूज से अपडेट हो सके। नेक्स्ट है लॉकर्स रेंट। क्या लॉकर की फैसिलिटी होती है? अब जैसे क्लब है तो क्लब में आप जाइएगा खेलने, तो आप कोई ड्रेस पहन के गए और वहां फिर स्पोर्ट्स वियर पहनिएगा, फिर जाके आप गेम खेलिएगा, तो आप अपना सामान अपने लॉकर में रख सके, इसलिए लॉकर की फैसिलिटी दी जाती है। इवन यहाँ तक कि लाइब्रेरी में जाइएगा तो लाइब्रेरी में भी लॉकर फैसिलिटी होती है। आप वहां पढ़िए, आप अपना बुक लीजिए, आप बुक अपना लॉकर में रख दीजिए और चुपचाप चले आइए, ताकि आपका नोट्स इधर उधर ना हो, बुक इधर उधर ना हो, और फिर कांधा में ढो के लाना ना पड़े और ढो के ले जाना ना पड़े। तो लॉकर की फैसिलिटी होती है। जिम में जाते हैं वहां लॉकर की फैसिलिटी होती है, तो उस लॉकर का चार्ज लेता है। तो लॉकर्स का रेंट इनकम हो गया, ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट नहीं। रिसीट फ्रॉम शो, किसी भी तरह का शो कराए उससे रिसीट हुआ। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मतलब आप क्या किए कि आप क्या किए कि जो भी ट्रस्ट का या एनपीओ का किसी तरह का सेविंग है, उस सेविंग को आप कहीं इन्वेस्ट कर दिए, तो उससे क्या मिलेगा आपको? सेविंग को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो या तो इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए डिवेंचर में लगा दिए तो डिवेंचर से इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर में लगा दिए तो डिविडेंड मिलेगा, बैंक में रख दिए तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी इनकम है जो कि रेकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट है मिसलेनियस रिसीट, अदर काइंड्स ऑफ रिसीट, वो सब मिसलेनियस रिसीट में आ जाएगा। अब बात होता है पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में कैपिटल पेमेंट, तो कैपिटल पेमेंट ऐसा पेमेंट को कहा जाता है जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार इनकर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग के लिए आप दे दिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए,
बिल्डिंग खरीदा गया, बुक्स खरीदा गया, लाइब्रेरी में बुक्स खरीदा गया, स्कूल में बुक्स खरीदा गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की खरीदारी हुई, पुराना सब हो गया था तो टेबल टेनिस खरीदाया, बैट बॉल ये सब खरीदाया। जमीन भी खरीदना हो सकता है कि आप स्कूल को प्लेग्राउंड को बढ़ाने के लिए, क्लब को बढ़ाने के लिए, स्कूल को एरिया बढ़ाने के लिए लैंड खरीदे। लैंड फ्री होल्ड भी होता है और लीज होल्ड भी होता है। फ्री होल्ड किसको कहा जाता है? तो वैसे लैंड या बिल्डिंग जिसपे किसी तरह का कोई दावा नहीं है किसी का, तो उसको फ्री होल्ड कहते हैं। मतलब कि आपके पास अगर कोई जमीन या मकान ऐसा है जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपका पूर्ण हक, पूरी तरह से अधिकार सिर्फ आपका है, किसी और का अधिकार नहीं है, तो फ्री होल्ड कर रहे हैं आप। समझ गए बात को? ना बैंक का राइट है ना किसी और का राइट है, पूरी तरह से आपका है। लीज होल्ड, लीज पे लिया गया। लीज पे समझते हैं? आप किसी बिल्डिंग को या किसी लैंड को एक सर्टेन पीरियड के लिए आप टेक ओवर कर लेते हैं और उतना पीरियड तक आप उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा, उसका उस पीरियड खत्म होने के, एक्सपायर होने के बाद ही ओरिजिनल मालिक को वो लौटेगा। तो ऐसे बिल्डिंग या जमीन को लीज होल्ड कहते हैं। ठीक है? तो फर्नीचर खरीदा गया, एडवांस फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदने के लिए हम एडवांस दे दिए, वो भी कैपिटल पेमेंट है। फिर है इलेक्ट्रिक इंस्टॉल कराए, आप बिल्डिंग में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कराए, वो भी कैपिटल पेमेंट है कि वन टाइम पेमेंट करोगे, एक बार इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे, बार लगाओगे। गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट को लोन दे दिए, गवर्नमेंट को जरूरत था, आपके पास पैसा था, दे दिए। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे कर दिए। अब है रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट में क्या क्या है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस तो रेगुलरली करना पड़ता है, साले साले करना, ईयर टू ईयर करना पड़ता है, रिकरिंग नेचर का है, इसीलिए कौन सा है? कैपिटल पेमेंट नहीं है बल्कि रेवेन्यू पेमेंट है। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट पे किए या टैक्स पेमेंट किए, ये सब रेगुलर नेचर का पेमेंट है। रिपेयर्स, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी खर्च हुआ, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, जो भी न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स, किसको कहते हैं पीरियोडिकल्स? पीरियोडिकल्स मैगजीन को कहते हैं। पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, डाक खर्च, आप कम्युनिकेशन के लिए डाक वगैरह का यूटिलाइज करते हैं, उसकी सर्विसेज लेते हैं, तो उसके लिए पोस्टेज या स्टाम्प वगैरह यूज करना पड़ता है। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम क्या होता है? तो बाहर से टीचर को बुलाए, गेस्ट को बुलाए, तो उनको सम्मान में, यानी वो कुछ काम किए तो उनके सम्मान में कुछ पेमेंट करते हैं आप, तो उसको ऑनरेरियम कहते हैं। ठीक है? यस सर। एडवर्टीजमेंट,
प्रचार वगैरह किए। टेलीफोन चार्जेस, ये तो समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गार्डनिंग, बागवानी किए, बागवानी समझते हैं ना। अब स्कूल है तो स्कूल का गार्डन होगा ही, तो उसका देखभाल होगा ना, उसमें खर्च होगा ना। बार एक्सपेंसेस, बार परचेज, क्लब है तो बार यूज होगा। अपकीप ऑफ लॉन, लॉन जो आपका कंपाउंड है उसको देख रेख। चैरिटी, चैरिटी किए, म्युनिसिपल टैक्स, गवर्नमेंट का म्युनिसिपल टैक्स पे किए। प्रिंटिंग ऑफ ईयर बुक, एनुअल बुक का प्रिंट करा है उसका। एक्सपेंशन ऑफ स्पेशल फंडिंग, अब किसी स्पेसिफिक फंड था उसको एक्सपैंड करवाए, थोड़ा आगे बढ़ाए, फंड उतना से नहीं हो रहा था और फंड इंक्रीज करवाया। टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट कराने में खर्च हुआ। एक्सपेंसिव रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट आप कराए। मिसलेनियस एक्सपेंस यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। इस तरह से आपका टोटल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट, इसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि इन दोनों का यूटिलाइजेशन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में यूज होगा। और कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट यूज होगा बैलेंस शीट बनाने में। तो इसीलिए यहाँ पे सारे आइटम को आइडेंटिफाई कराया गया कि आप इस आइटम को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वेदर इट इज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट। किसी किसी का तो एकदम क्लियर है कि रेवेन्यू रिसीट है या रेवेन्यू पेमेंट है, किसी किसी का वेग है, तो वो सब चीजें एक एक करके इसलिए डिस्कस कर दिया गया सो दैट आप उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि आप आइडेंटिफाई करके उसको उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट कर सकें। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग फिर आगे कल डिस्कस करेंगे और आगे इतना में से पूछे तो कम से कम आप बता सके। फिर कल पूछेंगे तो फिर बताइएगा कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है। आगे